नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। प्रारंभिक शिक्षा एवं आध्यात्मिकता की झलक। हमारे चैनल रामकृष्ण का नरेन में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने बालक नरेंद्रनाथ के लाठी खेल, तलवारबाजी, मुक्केबाजी, तैराकी, नौकायन जैसे खेलों में उनकी रुचि एवं निपुणता के बारे में सुना। उनके अद्वितीय साहस, कौशल और नेतृत्व गुणों ने न सिर्फ उनके दोस्तों को बल्कि बड़े बुजुर्गों को भी प्रभावित किया। इस भाग में हम नरेन के बचपन का एक महत्वपूर्ण प्रसंग सुनेंगे। 1877 में जब नरेन अपने पिता के साथ रायपुर गए तो उनकी यात्रा ने न केवल उन्हें भारत की प्राकृतिक सुंदरता से मोहित किया, बल्कि उनके भीतर ईश्वर की असीम शक्ति और प्रेम के प्रति गहरी आस्था भी जगा दी। यहाँ उन्होंने आत्मनिरीक्षण और ध्यान की अवस्था का अनुभव किया। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत और प्रेरक जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुनें। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स, एपिसोड 10। पिछले भाग में हमने सुना था कि एक दिन अपने एक दोस्त को पेशेवर गायक की तरह गाते हुए सुनकर नरेन ने कहा था कि सिर्फ धुन और समय ही संगीत नहीं है, उसमें एक विचार व्यक्त होना चाहिए, और जो गीत संगत विचार नहीं जगाता वह संगीत की श्रेणी में नहीं आता है। अब आगे की गाथा को सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। हमने पहले भी सुना कि नरेन के पिता अपने काम के सिलसिले में विभिन्न स्थानों की यात्रा करते रहते थे। 1877 में नरेन जब 14 साल के थे और तीसरी कक्षा, जो कि वर्तमान में कक्षा 8 के बराबर होता है, तीसरी कक्षा के छात्र थे, तो उनके पिता रायपुर गए। यह जानते हुए कि उन्हें वहां लंबे समय तक रहना होगा, उनके पिता ने कुछ ही समय बाद अपने परिवार को वहां बुला लिया। उस समय रेल की सुविधा नहीं थी। शिकारियों से भरे घने जंगलों से होकर एक पखवाड़े से अधिक समय तक बैलगाड़ी से यात्रा करनी पड़ती थी। नरेन को जिम्मेवारी मिली कि परिवार को वहां ले आए। यद्यपि उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़े, लेकिन मध्य भारत के इन वन क्षेत्रों की अद्भुत सुंदरता के कारण उन्हें कष्ट का अनुभव बिल्कुल नहीं हुआ। उनका हृदय उस ईश्वर की असीम शक्ति और अनंत प्रेम से मोहित हो गया, जिसने पृथ्वी को ऐसे अतुलनीय वस्त्रों और आभूषणों से सजाया था। बाद में उन्होंने कहा, जंगल में जाते समय मैंने जो कुछ देखा, अनुभव किया, वह हमेशा के लिए मेरी स्मृति में अंकित है। विशेष रूप से एक दिन की एक घटना। उस दिन हमें विंध्य पर्वत की तलहटी से होकर गुजरना था। रास्ते के दोनों ओर पहाड़ों की चोटियां ऊंची उठी हुई थी। फलों और फूलों के भार से नाना प्रकार के पेड़ और लताएं अद्भुत सुंदरता दिखा रही थी। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर उड़ते हुए नाना प्रकार के पक्षी मधुर स्वरों से वातावरण को भर रहे थे। मैंने यह सब देखा और मेरे मन में एक असाधारण शांति का अनुभव हुआ। धीमी गति से चलती हुई बैलगाड़ियां एक जगह पर पहुंची जहां दो पहाड़ों की चोटियां जैसे प्रेम में डूबे हुए उस सकरे जंगल के रास्ते पर एक दूसरे से लिपटे हुए थे।
मिलन बिंदुओं के नीचे ध्यान से देखने पर मैंने देखा कि रास्ते के एक ओर उसी चोटी से पर्वत की तलहटी तक एक बहुत बड़ी दरार थी और उस दरार को भरकर उसमें जैसे मधुमक्खियों के युगों के श्रम का परिणाम एक बहुत ही बड़ा मधु का कोष लटका हुआ था। आश्चर्य से भरा हुआ जब मैं मधुमक्खियों के उस साम्राज्य के आरंभ और अंत के बारे में सोच रहा था, तो मेरा मन तीनों लोकों के नियंत्रक ईश्वर की असीम शक्ति के विचार में इतना लीन हो गया कि कुछ समय के लिए मैं पूरी तरह से बाहरी दुनिया की चेतना खो बैठा। मुझे याद नहीं मैं उस अवस्था में कितनी देर तक बैलगाड़ी में लेटा रहा। जब मुझे सामान्य चेतना मिली तो मैंने पाया कि हम उस स्थान को पार करके बहुत दूर आ गए थे। मैं गाड़ी में अकेला था, किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। यह शायद पहली बार था कि कल्पना की प्रबल शक्ति की सहायता से नरेन ध्यान के गहरे क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे और पूरी तरह से लीन हो गए। उनके मन की एक और विशेषता का वर्णन सुनते हैं। बचपन से ही नरेंद्र ने ये कहा था कि जब मैं किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के संपर्क में आता था तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पहले से उससे परिचित हूं, लेकिन याद करने के मेरे सभी प्रयास असफल रहे। फिर भी धारणा बनी रही। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक दिन मैं एक खास जगह पर अपने दोस्तों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहा था। अचानक कुछ ऐसा कहा गया जिससे मुझे याद आया कि कुछ समय पहले इसी घर में इन्हीं दोस्तों के साथ मैंने इस विषय पर बात की थी और चर्चा ने भी वही मोड़ लिया। बाद में मैंने सोचा कि यह स्थानांतरण के नियम के कारण हो सकता है, लेकिन जल्द ही मैंने निर्णय लिया कि इस विषय पर ऐसे निश्चित निष्कर्ष उचित नहीं थे। अब मेरा मानना है कि जन्म से पहले मुझे किसी तरह से उन विषयों और लोगों के दर्शन हुए होंगे जिनके साथ मुझे वर्तमान जन्म में संपर्क में आना होगा। ऐसी यादें मुझे जीवन भर आती रही है। उन दिनों रायपुर में कोई स्कूल नहीं था। इससे नरेन को अपने पिता के साथ बहुत घनिष्ठता से जुड़ने का अवसर मिला। बहुत बड़ा सौभाग्य था यह, क्योंकि उनके पिता का मस्तिष्क बहुत विकसित था। विश्वनाथ ने अपने बेटे की बुद्धि को प्रशस्त किया। लंबी बातचीत करते थे विश्वनाथ नरेन के साथ, जिसमें गहराई और विचारों की सुदृढ़ता की आवश्यकता होती थी। उन्होंने नरेन को बौद्धिक स्वतंत्रता दी थी, यह मानते हुए कि शिक्षा में विचारों को उत्तेजित करना आवश्यक है। चीजों के सार को समझने, सत्य को व्यापक दृष्टिकोण से देखने और वास्तविकता की खोज करने
और उस पर टिके रहने की क्षमता नरेन को अपने पिता से मिली। रायपुर में कई प्रसिद्ध विद्वान विश्वनाथ से मिलने आते थे। नरेन उनकी चर्चाओं को सुनते रहते थे। कभी कभी अपने व्यक्तिगत विचार को पेश करते हुए उनके साथ जुड़ जाते थे। कभी कभी बुजुर्ग उनकी चतुराई देखकर चकित हो जाते और उसके साथ बराबरी का व्यवहार करते। यह सब देखकर पिता का दिल खुश हो जाता था। अपने पिता के एक मित्र जो बंगाली साहित्य के बहुत विशेषज्ञ थे, उनके साथ बातचीत में एक दिन नरेन शामिल हो गए और रचनाओं में से एक के बाद एक पद्य और अनुच्छेद उद्धृत करते हुए उस व्यक्ति को चकित कर दिया। वह व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, बेटे, हम किसी दिन तुम्हारे बारे में अवश्य सुनेंगे। और यह भविष्यवाणी सत्य हुई, क्योंकि नरेंद्रनाथ बंगाली भाषा के एक महत्वपूर्ण लेखक बन गए। उनके अंग्रेजी लेखन की भी पूर्व और पश्चिम दोनों में प्रशंसा हुई। अपनी युवावस्था में भी नरेन ने सभी से बौद्धिक समानता की मांग की। वे महात्वाकांक्षी थे। अगर उनकी मानसिक शक्तियों को मान्यता नहीं दी जाती तो उन्हें क्रोध आ जाता। यहां तक कि अपने पिता के मित्रों को भी नहीं बख्शते और बिना क्षमा के उन्हें शांत नहीं किया जा सकता था। कठोपनिषद के प्रसिद्ध नचिकेता में भी आत्मसम्मान की यही भावना थी, जो खुद को छोटा नहीं समझना चाहते थे। उन्होंने कहा था, मैं बहुतों में प्रथम हूं। बेशक विश्वनाथ को कभी कभी नरेन का यह व्यवहार खलता था, खासकर बुजुर्गों के खिलाफ। भले ही वे आत्मसम्मान की भावना से प्रेरित हों, इसलिए नरेन को हर बार कड़ी फटकार लगाई गई। लेकिन अपने दिल में विश्वनाथ खुश थे कि नरेन इतना साहसी था। वास्तव में इस दौरान नरेन को व्यक्तिगत गरिमा की गहरी समझ हासिल हुई। जब वे रायपुर से कलकत्ता लौटे तो बदल चुके थे। यहां तक कि उनका शारीरिक रूप भी मर्दाना होता जा रहा था। वे हमेशा शारीरिक रूप से पूर्ण थे, लेकिन अब उनकी चाल ढाल शाही हो गई थी, जिसके कारण वे जहां भी जाते एक उल्लेखनीय व्यक्तित्व के रूप में उनकी पहचान बन जाती। इसके अलावा वे अपने दोस्तों के चयन में भी भेदभाव करने लगे थे। केवल बौद्धिक स्तर पर समरूप साथियों को ही स्वीकार करते थे, लेकिन उनका स्वभाव परिस्थितियों और लोगों के साथ जितना भी टकराव रखता हो, वे हमेशा उदार थे, क्योंकि उनका स्वभाव और उनकी विरासत ही ऐसी थी कि उन्हें हमेशा स्नेह दिया जाता था। रायपुर में नरेन ने शतरंज का खेल सीखा और कई कठिन मुकाबलों में विजयी हुए।
फिर रायपुर में ही उन्हें अपने पिता द्वारा पाक कला के रहस्य सिखाए गए और नरेंद्र अपने पिता की तरह एक बेहतरीन रसोइया बने। हमने पहले भी सुना कि विश्वनाथ संगीत के बहुत प्रेमी थे और स्वयं गाते थे। उन्होंने अपने घर में संगीत के माहौल के लिए उपयुक्त स्थिति तैयार की। जैसा कि पहले भी हमने सुना कि उनका मानना था कि संगीत से एक स्वच्छ आनंद प्राप्त हो सकता है और उन्होंने खुद नरेंद्र को संगीत की पहली शिक्षा दी। अब चूंकि रायपुर में उनका संपर्क और घनिष्ठ हो गया था, विश्वनाथ ने नरेंद्र को कई तरह के गीत सिखाए। बाद में परिवार के कलकत्ता लौटने के बाद उन्होंने नरेंद्र के लिए बेनी गुप्ता, जिन्हें बेनी उस्ताद के नाम से भी जाना जाता था, जैसे प्रतिष्ठित उस्ताद और उनके मुसलमान शिक्षक अहमद खान से शास्त्रीय गायन और वाद्य संगीत की शिक्षा की व्यवस्था की। अहमद खान से नरेंद्र ने कई हिंदी, उर्दू और फारसी गीत सीखे जो अधिकांशतः भक्ति के गीत थे। कुछ लोगों ने उनके संगीत शिक्षकों के रूप में उजीर खान, दुन्नी खान, कनाई लाल और जगन्नाथ का भी नाम लिया है। वाद्य संगीत में उनके शिक्षकों के बारे में हमारे पास सही जानकारी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि काशी घोषाल, जो ब्रह्म समाज में पखावज बजाते थे, उन्होंने नरेंद्र को पखावज और तबला सिखाया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बेनी उस्ताद ने ही उन्हें यह सिखाया। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने जगन्नाथ मिश्र से इसराज सीखा था। हालांकि नरेंद्र ने पखावज, तबला, इसराज और सितार पर महारत हासिल की, लेकिन उनका विशेष गुण गायन था, जिसमें वे अपने गुरुओं से भी बहुत आगे निकल गए, जिन्होंने उन्हें गायन सिखाया था। उन्हें तब तक सिखाया और प्रशिक्षित किया गया जब तक कि वे उच्च क्षमता के एक निपुण गायक के रूप में व्यापक रूप से नहीं जाने गए। वे स्वयं संगीत और गायन के प्रति मोहित हो गए। नरेंद्र का अपना परिवार उसकी आवाज से मंत्रमुग्ध था और वे अक्सर अपने पिता विश्वनाथ के लिए गाते थे, कभी गंभीरता से, कभी खुशी से, जैसी उनकी मानसिक अवस्था होती। उनकी सभी पिछली उपलब्धियों में से संगीत को सबसे उल्लेखनीयों में से एक माना जाना चाहिए, क्योंकि इस समय उनकी संगीत की उपलब्धियां काफी चौंकाने वाली थी। नरेंद्र की आवाज इतनी सजीव और मधुर थी कि जब भी वे किसी गीत में कोई धुन बजाते तो उनकी आत्मा लय और सौंदर्य में समाहित हो जाती थी। वास्तव में नरेंद्र के लिए संगीत ईश्वर की आराधना का एक अद्भुत साधन बन गया। संगीत के माध्यम से ही उनका श्री राम कृष्ण से पहला संवाद हुआ। उनका गायन सुनकर वे भाव विभोर हो जाते और समाधि में चले जाते। नरेंद्र को संगीत की शिक्षा देने के अलावा विश्वनाथ ने उन्हें
पुरुषत्व के कुछ पाठ भी सिखाए। एक अवसर पर नरेंद्रनाथ ने अपने पिता से पूछा, आपने मेरे लिए क्या किया है? विश्वनाथ ने कहा, जाओ अपने आप को आईने में देखो। बेटे को तुरंत समझ आ गया। वह जान गया कि उनके पिता मनुष्यों में राजा थे। जैसा कि वेदों में कहा गया है, झुंड में बैल। एक और बार ऐसा हुआ जब नरेन अपने पिता के पास दुनिया के तौर तरीकों की शिक्षा लेने आए और उनसे पूछा कि वास्तविक अच्छे शिष्टाचार के तत्व क्या है। कभी आश्चर्य मत करो, पिता ने कहा। क्या यह वह संक्षिप्त सलाह थी जिसे गहराई से समझा और आत्मसात किया गया था, जिसने विवेकानंद को अपने बाद के जीवन में पूर्व और पश्चिम के महलों में और भारत के सबसे गरीब लोगों की झोपड़ियों में समान गरिमा के साथ चलने में सक्षम बनाया। जय स्वामी विवेकानंद। 1879 में जब विश्वनाथ अपने परिवार के साथ कलकत्ता लौटे तो नरेन को स्कूल में प्रवेश मिलने में कुछ कठिनाई हुई। वे लगभग 2 साल से अनुपस्थित थे, लेकिन उनके शिक्षक उनसे प्यार करते थे और उनकी योग्यता को याद करते हुए उनके मामले में उन्होंने एक अपवाद रख दिया। फिर तो नरेन ने खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। एक ही बार में 3 साल के पाठों में महारत हासिल की और प्रथम श्रेणी में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की। उस स्कूल में यह सम्मान पाने वाले वे एकमात्र छात्र थे। विश्वनाथ ने खुश होकर नरेन को एक घड़ी दी। नरेन अभी भी मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में छात्र थे। एक समारोह हुआ जिसमें उत्कृष्ट छात्रों को पुरस्कार वितरित किया गया और सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों में से एक को सम्मानित किया गया। नरेन की कक्षा शिक्षक को धन्यवाद और प्रशंसात्मक भाषण देना चाहती थी। उस समय के सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी अध्यक्ष पद पर बैठने वाले थे। चूंकि सुरेंद्रनाथ उस समय के सबसे महान वक्ता के रूप में जाने जाते थे, इसलिए छात्रों को ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के सामने बोलने में स्वाभाविक रूप से संकोच हो रहा था। वे अपनी दुविधा में नरेन के पास आए। नरेंद्र ने वादा किया कि वे बोलेंगे। जब समय आया तो वे सभा में उठे और लगभग आधे घंटे तक बोलते रहे, सेवानिवृत्त शिक्षक को बताते हुए कि लड़के उनके प्रति क्या महसूस करते हैं और उन्हें संस्थान से उनके जाने का कितना दुख है। जब वे बैठे तो सुरेंद्रनाथ उठे और अपने भाषण में युवा वक्ता की बहुत प्रशंसा की। बाद के जीवन में सुरेंद्रनाथ उस समय जब एक वक्ता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा अपने चरम पर थी, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को भारत का
अब तक का सबसे महान वक्ता कहा। जब तक नरेन ने प्रवेश परीक्षा पास की, तब तक उन्होंने व्यापक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। प्रवेश कक्षा में रहते हुए उन्होंने अंग्रेजी और बंगाली साहित्य की बहुत सी मानक कृतियों में महारत हासिल कर ली थी। सामान्य स्कूली पाठ्यक्रम में गणित के अलावा उन्हें उच्च गणित का भी कुछ ज्ञान था। अपनी उम्र के हिसाब से संस्कृत में पारंगत थे। अपने देश के इतिहास का बहुत ही सफलतापूर्वक अध्ययन किया था। खास तौर पर मार्समेन, एल्फिंस्टन जैसे लेखकों द्वारा भारतीय इतिहास पर लिखी गई मानक कृतियां, चूंकि वे पाठ्य पुस्तकों पर कम ध्यान देते थे, इसीलिए कभी कभी उन्हें परीक्षा की पूर्व संध्या पर कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। एक बार उन्होंने कहा, प्रवेश परीक्षा से ठीक 2 या 3 दिन पहले मुझे लगा कि मुझे ज्यामिति के बारे में कुछ भी नहीं आता। मैंने पूरी रात जागकर ज्योमेट्री का अध्ययन करना शुरू किया और 24 घंटे में मैंने ज्योमेट्री की 4 पुस्तकों में महारत हासिल कर ली। इस समय नरेन में पढ़ने की विशेष शक्ति विकसित हो गई थी, जिसका वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है। ऐसा होता था कि मैं किसी लेखक की पुस्तक को बिना पंक्ति दर पंक्ति पढ़े ही समझ सकता था। अनुच्छेद की पहली और आखिरी पंक्ति पढ़कर ही उसका अर्थ समझ सकता था। जैसे जैसे यह शक्ति विकसित हुई, मुझे अनुच्छेद पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं किसी पृष्ठ की पहली और आखिरी पंक्ति पढ़कर ही उसका अर्थ समझ सकता था। इसके अलावा जहां लेखक किसी विषय को समझाने के लिए चर्चा शुरू करता था, उसे विषय को समझने में 4 या 5 या अधिक पृष्ठ लग जाते थे। मैं पहली कुछ पंक्तियां पढ़कर ही उसके तर्कों की पूरी प्रवृत्ति को समझ सकता था, लेखक के पूरे दृष्टिकोण को समझ सकता था। ऐसा था नरेन का बचपन। तो नरेन के लिए बचपन के सुख दुख के साथ खेलने का समय समाप्त हो चुका था। 1879 में 16 वर्ष की आयु में प्रवेश परीक्षा पास करने और अगले वर्ष की शुरुआत में प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उनके लिए अत्यधिक गंभीर दृष्टिकोण वाला नए जीवन का आरंभ हुआ। उसके बाद से हम उन्हें एक ऐसे छात्र के रूप में देखेंगे जो अत्यंत बौद्धिक था। बचपन से युवावस्था में कदम रखते ही उनके व्यक्तिगत जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। वे नए विचारों और नए अनुभवों की दुनिया में प्रवेश कर रहे थे। जय स्वामी विवेकानंद।